नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 9 पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं, अबुल फजल और अकबरनामा। इसके बारे में हम पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, अबुल फजल और अकबरनामा के बारे में। अबुल फजल अकबरनामा के ऑथर हैं, जो अरबिक और पर्शियन में बहुत अच्छे से वर्स थे, अच्छे से जानते थे लैंग्वेजेस को, और ग्रीक फिलोसफी और सूफिज्म के भी काफ़ी बेहतरीन जानकार थे। फोर्सफुल डिबेटर थे और इंडिपेंडेंट थिंकर भी थे। अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलेमास, जो उलेमा जैसे कि हमने उलेमा कौन होते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे उलेमा सूफिज्म के और खासकर मुगल फिलोसफीज के नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उलेमा। और इसीलिए इन कंजर्वेटिव उलेमा के विचारों के अबुल फजल काफ़ी अपोज रखते थे अपनी थिंकिंग को। दीज क्वालिटीज इम्प्रेस्ड अकबर, इसीलिए अकबर काफ़ी इम्प्रेस थे कि ये लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं अबुल फजल, सिर्फ एज इट इज़ किसी चीज़ को मान नहीं लेते हैं। Who found Abul Fazl ideally suited as an advisor and spokesperson for his policies. इसलिए अकबर के काफ़ी प्रिय भी थे, काफ़ी अच्छे सलाहकार थे और अकबर की पॉलिसीज को भी इनसे काफ़ी मदद मिलती थी। एम्परर्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से स्टेट को फ्री रखना है, अकबर इसीलिए भी अपने स्टेट को सूफिज्म से या फिर मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स विचार है कि भाई कट्टरता है, उससे इसीलिए भी फ्री रखना चाहते थे कि इस वजह से उनके एम्पायर का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। लोग उनको अपना राजा तभी देख पाएंगे जब वो सभी के लिए इक्वल चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए उन्हें उलेमा के विचारों के अपोज माना जाता था। इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन, अबुल फजल बोथ शेप्ड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ अकबर। इसलिए काफ़ी सारी जो आइडियाज़ हैं अबुल फजल के, उनसे अकबर इम्प्रेस हुए थे। अबुल फजल का मर्डर करवा दिया था और अकबर के बेटे ने ही, जहांगीर ने, प्रिंस सलीम जिसका नाम था पहले, बीर सिंह बुंदेला की मदद से और उसकी हत्या करवा दी थी। अकबरनामा जो है मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें हमने पहले देखा था कि भाई 150 इसमें पेंटिंग्स हैं इस अकबरनामा में टोटल, जिसमें बैटल, सीज, हंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन, ये सारी इनकी पेंटिंग्स हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 साल काम किया था और इवेंट्स वाकई जो उनका रिकॉर्ड किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और टेस्टिमनीज हैं, नॉलेजेबल पर्सन्स की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। 3 बुक हैं जैसे हमने देखा था अकबरनामा की, पहली 2 है वो क्रॉनिकल्स हैं और तीसरी आयन अकबरी है। फर्स्ट वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम से स्टार्ट होती है और अकबर की लाइफ 3 साल तक उस पर आकर टिकती है। सेकेंड वॉल्यूम है वो क्लोजेज इन द 46th रीजनल ईयर 1601 ऑफ अकबर। अकबरनामा was written to provide detailed information of political events of Akbar reign. अकबरनामा में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है अकबर के रेन की, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं अकबर के एम्पायर का, ज्योग्राफी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, पॉलिटिकल, सारी चीज़ें, इकोनॉमिक, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स उसमें शामिल किए गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आयन अकबरी मुगल एम्पायर को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हर एक लोगों को साथ में लेकर चलता है अकबर, जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम जो भी है सबका मिक्सचर है एम्पायर, मुगल एम्पायर, और सारे कल्चर को अपने साथ सही से लेके चल रहा है। अबुल फजल लिखते हैं कि लैंग्वेज दैट वाज, जो अबुल फजल लिख रहे हैं जिस लैंग्वेज में, पारसी और हिंदवी सारे मिक्स को, इंडो पर्शियन स्टाइल, ये इतने अच्छे से उन्होंने लिखा है कि उसको कोर्ट में जब रीड किया जाता था बहुत तेज से, जैसे मैंने अपना पहला वाला हिंदी में भी जो पढ़ा था, देखा था कि ऐसा लगता है कोई पोएट्री पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर से उनका लिखने का तरीका भी अबुल फजल का था। बादशाहनामा दूसरा आता है, शाहजहाँ इसी का जो बेटे का बेटा था अकबर का पोता शाहजहाँ, उसने लिखवाई थी बादशाहनामा। अ पीपल ऑफ अबुल फजल का ही एक वो था, अब्दुल हामिद लाहौरी इसका पीपल।
ये बादशाहनामा का ऑथर है लाहौरी, शाहजहां के रेन के बारे में लिखा हुआ है। अब इसके भी हमने देखा था कि 3 पार्ट हैं। शाहजहां ने 30 साल तक राज किया था, तो ऐसे 10-10 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे 3 वॉल्यूम्स है इस बादशाहनामा के, जिसमें 3 10-10 सालों का हर एक दफ्तर में पार्ट दिया हुआ है। पहले में फर्स्ट और सेकंड जो दफ्तर है उनको तो इसी ने लाहौरी ने लिख दिया था 27 से 37, फिर सेकंड जो दफ्तर है वो 37 से 47, और इसको फिर बाद में बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौरी की, और सदुल्ला खान जो जहांगीर का शाहजहां का वजीर था उसने इसको अच्छे से रिवाइज करके ठीक से लिखा। हिस्टोरियन वारिस जो तीसरा जो साल है, फिर 47 से 57 अगला तीसरा जो दफ्तर है, तीसरी वॉल्यूम है बादशाहनामा की, वो हिस्टोरियन वारिस ने लिखी थी तीसरे वाले पार्ट को। तो ये बादशाहनामे में एक पेंटिंग है जिसमें जहांगीर प्रेजेंट करते हैं प्रिंस खुर्रम को। शाहजहां का नाम है खुर्रम प्रिंस, जैसे जहांगीर का नाम था प्रिंस सलीम वैसे। तो जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम विद अ टर्बन जेवल सीन फ्रॉम द बादशाहनामा पेंटेड बाय आर्टिस्ट पयाग। आर्टिस्ट और इन सब के नाम भी याद रखना, एक बार में तो खैर याद नहीं होंगे। आर्टिस्ट पयाग ने ये बनाई हुई है पेंटिंग। गिफ्टिंग ऑफ प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, मुगल जो अपने ये क्रॉनिकल्स लिखा है हिस्टोरियंस, इनको भी काफी लोगों को भेंट करते थे और इसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट माना जाता था। जैसे कि बादशाहनामा को किंग जॉर्ज 33rd को 1799 में अवध के नवाब ने एज अ गिफ्ट दिया था, और उसके बाद से ही बादशाहनामा उनकी इंग्लिश रॉयल कलेक्शंस में प्रिजर्व्ड है। आप अभी वो विंडसर कैसल में रखा हुआ था। In 1994, conservation work required the bound manuscript to be this made it possible to include the paintings in 1994 first time बादशाहनामा पेंटिंग में showing इसमें। और 1997 में जब एग्जीबिशन हुआ बादशाहनामा की पेंटिंग्स को भी न्यू दिल्ली, लंदन और वॉशिंगटन की एग्जीबिशंस में इन पेंटिंग्स को लगाया गया था, क्योंकि काफी सुंदर भी हैं पेंटिंग्स। इनको और बड़े से जूम करके देखोगे तो काफी बारीकी से बनाई हुई है। अच्छा, इनमें देखो जैसे अभी जो मुसलमान रखते हैं कि सिर्फ दाढ़ी ही रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, ये सभी। तो पहले भी ऐसा बिल्कुल नहीं था, मूछ और दाढ़ी जिसे इन्होंने इनकी देखी हुई है बादशाह की, जहांगीर की, इनकी ये मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है। तो ये भी जो रूल्स हैं ये भी बाद के कियास और वगैरह जो पार्ट हैं कुरान का, उसके बाद के पार्ट हैं। ये लोगों ने अपने बाद में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सब कुछ पहले से नहीं था डिसाइडेड। कोई चीज ना तो प्रोफेट मोहम्मद ने, आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा बोला होगा या नहीं भी बोला होगा, तो पहले नहीं होता था। लेकिन इतना सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अब ब्रिटिश लोगों ने इनको लिखा पढ़ा और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्यों किया? ताकि यहाँ के लोगों को वो समझ सके, और इसके लोगों को समझने के बाद, यहाँ के लोगों के कल्चर को और माइंडसेट को समझने के बाद ही वो अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि इन लोगों को कैसे अपनी तरफ करना, और बाद में इनको किस तरीके से रूल करना है, ताकि ये हमारे हमेशा हमसे दबते रहें और इन पर हम अच्छे से पकड़ बनाए रखें। सर विलियम जोन्स ने इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और जिसका काम था इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो भी इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जितने भी, सिर्फ मतलब मुगल की ही नहीं, इंडियन सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स सभी को पढ़ना, उनको ट्रांसलेट करना, उनकी प्रिंटिंग करवाना, उनको अच्छे से फिर बाद में हिस्टोरियंस को देना, उनको समझना, सब कुछ ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पब्लिश्ड एंड एडिटेड विजन्स ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में उन्होंने फिर अकबरनामा बादशाहनामा को भी एडिट किया और प्रिंटिंग उनकी करवाई, ट्रांसलेशन करवाया। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो अकबरनामा का है वो पब्लिश किया गया था हेनरी बेविश द्वारा, और बादशाहनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक कंप्लीट हो नहीं पाया है, बीच में छोड़ दिया। आइडल किंगडम, अ डिवाइन लाइट नोशंस अबाउट किंगशिप। अब ये दूसरा टॉपिक आता है इसमें। कोर्ट क्रॉनिकलर्स नरेटेड दैट मंगोल क्वीन, एक मंगोल रानी थी अलंकुआ। अभी क्योंकि मंगोल से ही लिनेज इनकी जुड़ती है, मंगोल लोगों से भी, तो ये बोलते हैं कि भाई अलंकुआ एक मंगोल क्वीन थी जो उसने देखा था कि सनशाइन से वो प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब सूरज से कोई रोशनी आई और उसके गर्भ में प्रवेश कर गई और उससे वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद से जो बच्चा उसने पैदा किया था वो उस डिवाइन लाइट
को कैरी किए हुए था। मतलब उसके अंदर वो सूरज का तेज और उसकी दिव्यता थी उसके अंदर, और उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन वो आगे पास होती गई है डिवाइन लाइट। अबुल फजल इसीलिए मुगल किंगशिप को सबसे हाईएस्ट मानते हैं हायरार्की में, कि भाई ये जो किंग है इन्होंने भी, ये उसी वंश के हैं, तो उन्होंने, इनके अंदर भी वही डिवाइन लाइट है, और इसीलिए इस लाइट के साथ ही ये पैदा हुए हैं, और इस लाइट को फर ए इजादी कहते हैं। रिसीविंग लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड, जो गॉड से आती है, फर ए इजादी, ट्रांसमिशन ऑफ नोशंस ऑफ लुमिनोसिटी। और इसका सपोर्ट सुहरावर्दी फिलोसफी करती है इसी चीज का, कि भाई गॉड की को रिप्रेजेंट करती है ये सन का लाइट जो है। और उसी से ही बाद में शेख मुबारक भी इन चीज़ों को पढ़ा, सुहरावर्दी फिलोसफी को, और अपने बेटों को फैज और अबुल फजल को इन चीज़ों को बताया। और अबुल फजल इसलिए इस ईरानी सूफी जो था सुहरावर्दी इसके फिलोसफी से इंस्पायर हुआ, और इस आइडिया को और आगे डेवलप किया, कि भाई जो डिवाइन लाइट है किंग के अंदर आई है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है, और उसी इसीलिए वो अपने जो सब्जेक्ट्स है, जो प्रजा है, उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडर का भी काम करता है राजा। तो उसको उस जगह पर देखना है, ये लोगों के दिमाग में बात डाली, कि भाई जो राजा है वो सिर्फ हम पर राज नहीं कर रहा है, वो उस ईश्वर की प्रतिनिधि है या जो भी है, तो ईश्वर की जगह पर उसको मानना है, वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा, कभी गलत नहीं कर सकता है। Paintings that accompanied the narrative of the chronicles transmitted these ideas in a way that left a lasting impression on the mind of viewers. मुगल आर्टिस्ट जो 17th सेंचुरी के बाद थे, उन्होंने बाद में जो पेंटिंग बनाई थी उनमें इस चीज को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया डिवाइन लाइट को, कि भाई जैसे क्राइस्ट क्राइस्ट और लोग करते हैं वर्जिन मैरी के, मतलब सिंबल ऐसा सिर के पीछे वो गोल सा ऐसा दिखाते हैं, सूरज का जैसा किरणें निकलती हुई। बाद में इन राजाओं के उसमें भी ये बनाने लग गए थे इस तरीके से, भी ये डिवाइन लाइट के दिखाना, कि भाई ये राजा के अंदर वो डिवाइन लाइट है, ऐसा पेंटिंग में इस चीज को दिखाने लग गए थे। अकबर, अब ये पेंटिंग में बनाई है, पेंटिंग ऑफ अबुल हसन शोज जहांगीर, ये है जहांगीर प्रिंस सलीम अकबर का बेटा, ड्रेस्ड इन resplendent clothes and jewels, holding up a portrait of his father अकबर। ये अकबर का बेटा है, और ये सफेद कपड़ों में अकबर है, उसके पोर्ट्रेट को, तस्वीर को पकड़े हुए, दोनों ने डिवाइन लाइट अपने सिर पे कैरी हुई की हुई है ताज की तरह। और जैसा कि इसमें है, मुगल एम्पायर वाज नो टू द थ्रोन। अब ऐसा कोई रूल था नहीं कि भाई बड़ा बेटा है, छोटा बेटा, बीच का बेटा, जो भी जो योग्य है क्या वो गद्दी पर बैठेगा, बड़ा बैठेगा, ये ऐसे कोई रूल थे नहीं। इसलिए जब भी डायनेस्टीज या फिर गद्दी जब चेंज हुई, तो हमेशा ऐसा हुआ कि भाई पिता ने या तो पुत्र को और अपने भाइयों को मार दिया और राजगद्दी ले ली। और इसी तरीके से अकबर के बाद भी जब ये जिस बाप की फोटो देख रहा है उसी के खिलाफ इसने विद्रोह भी किया था, उसको पकड़ा, खैर युद्ध में हार गया था, लेकिन बाद में क्या ऐसा ही था, अगेंस्ट हिज फादर सीज पावर एंड assumed द टाइटल ऑफ जहांगीर, उसके बाद अपना नाम जहांगीर रख लिया था। किंगशिप अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अबुल फजल बोलते हैं कि भाई ये जो किंगशिप है, कि भाई मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, तो ये आपस में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं एक तरीके से, कि भाई जो राजा है वो अपने प्रजा कि जान का, माल का, नमुस और दीन का, मतलब ऑनर और फेथ का, इन सब की रक्षा करेगा, मतलब उनके रिलीजन, फेथ, विश्वास की। और उसके बदले में उनसे चाहता है कि भाई आप लोग मेरी ओबीडियंस, मेरे लिए एक वफादार रहे, ओबीडियंस रहे, आज्ञाकारी रहे, और अपना रिसोर्सेज मेरे साथ शेयर करें, यानी कि टैक्स वगैरह सब ईमानदारी से सब कुछ। तो ओनली जस्ट सोवेरेंस वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। अब ये भी फिर से डिवाइन डिवाइन गाइडेंस, दो बार आगे डिवाइन है, वहीं पर बात पहुंच जाती है कि जो अच्छे राजा है वही इस चीज को अपने प्रजा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से निभा सकते हैं, और क्योंकि उनके अंदर एक डिवाइन गाइडेंस उनको मिलती है ईश्वर से, तो वो कभी गलत करेंगे नहीं अपनी प्रजा के साथ। अ नंबर ऑफ सिंबल्स वर क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस, और इस तरीके की, मतलब जस्टिस के आइडियाज को और इस डिवाइन लाइट को, इन सब चीजों को पिक्चर्स के थ्रू भी प्रमोट किया गया है इस आइडिया को, जैसे डिवाइन लाइट का आइडिया है। और दूसरा एक था मोटिव ऑफ लॉयन एंड लैम्ब, कि भाई एक जगह पर एक पिक्चर में जैसे इसमें है कि भाई गाय और शेर,
एक ताकतवर है और एक वो है। तो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि भाई क्योंकि राजा का शासन ही ऐसा है कि जो वीक और स्ट्रोंग है वो दोनों आपस में एक साथ शांति से रह सकते हैं। स्ट्रोंग वीक को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राजा है इतना स्ट्रोंग कि वो दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। ठीक है, मतलब अपने राज्य में कोई भी चीज गलत नहीं होने देगा। कोर्ट सीन्स फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा, ऐसे मोटिव इन सब चीजों को एम्परर के थ्रोन के नीचे दिखाया गया, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये सब राजा की वजह से ही हो रहा है कि ये दोनों शांति से बैठे हैं, अदरवाइज खा जाता शेर उसको। Mughal chronicles present the empire as comprising many different ethnic and religious communities. हिंदू, जैन, ज़ोरेस्ट्रियन, मुस्लिम सब हैं और सब पीस और स्टेबल है। फिर भी सारा का सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। एम्परर इन सब के एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स से भी बिल्कुल ऊपर है और जस्टिस और पीस सबको प्रोवाइड करवाता है राजा। ये है जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पॉवर्टी पेंटिंग बाय अबुल हसन आर्टिस्ट। ये अबुल हसन का ही फिर वही आर्टिस्ट है, अबुल हसन। और ये दरिद्रता की कोई मूर्त माना है जिसे जहांगीर मार रहा है कि भाई मैं दरिद्रता खत्म कर दूंगा, जैसे कांग्रेस खत्म कर रही है। ए? और फिर ये है दूसरा साइन देखा, शेर और बकरी है या गाय है। और ये है चेन ऑफ जस्टिस, जो जहांगीर जिसका जिक्र अपने उसमें करता है कि भाई जो भी इंसान अगर लगता है, चेन ऑफ जस्टिस ये जहांगीर ने बनवाई थी अपने राज्य में, कि भाई जिसको भी लगेगा कि भाई मुझे जस्टिस मिलने में देरी हो गई है या फिर कहीं से उसको नहीं मिल पाया है जस्टिस, के भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो आके इस चेन को खुड़काओ। तो उसकी आवाज महल में गूंजेगी और जहांगीर को पता चलेगा और वो पर्सनली उसको सुनेगा कि भाई क्या दिक्कत हो गई और उसके साथ जस्टिस करवाए करेगा। तो ये जो चेन है ये प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। 30 गज इसकी लेंथ थी एंड कंटेनिंग 60 बेल्स। और ये जैसे बेल्स लटक रही हैं ये 60 है। और जैसे इस मूवी में, सॉरी मूवी बोल रही, इस पिक्चर में दिखाया कि भाई हेवन से आ रही है, तो इसका भी वही डिवाइन और उन चीजों से कनेक्शन बनाया है कि भाई ये जो है कोई भी जहांगीर बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा, उस पर विश्वास करें आप। है। अब आता है यूनिफाइंग फोर्स, द पॉलिसी ऑफ सुलह एक कुल। अब अबुल फजल डिस्क्राइब करता है सुलह एक कुल पॉलिसी को कि भाई ये एनलाइटेंड रूल को दर्शाता है कि भाई बहुत अच्छा रूल था अकबर का। अकबर की पॉलिसी थी सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस, मतलब सब कुल में सुलह हो, सारे रिलीजियस के बीच में आपसी समझ हो, सौहार्द हो। और रिलीजियस ऑफ एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सब अपने विचार रख सकते हैं लेकिन कंडीशन है कि वो एक दूसरे के विचारों को अपोज नहीं करेंगे, ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि भाई अथॉरिटी, जो स्टेट अथॉरिटी है उसको तो बिल्कुल भी आप कुछ नहीं बोल सकते, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं। और फाइंड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सुलह कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज, काफी पॉलिसीज लगाई। जैसे नोबिलिटी अंडर मुगल वाज अ कंपोजिट वन कंप्राइजिंग इन ईरानीज, जैसे नोबिलिटीज है, जैसे अकबर ने सभी ग्रुप्स को अपने नोबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें शामिल किया ताकि सब लोग खुश हो और कोई भी रिवोल्ट ना करे उसके खिलाफ बाद में, जिस जिस चीज को मैं जीतता जा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें ईरानी है, तुरानी है, अफगान है, राजपूत है, दक्कन है। पोजीशन और अवार्ड सबको मिलता था, टाइटल्स मिलते थे कि भाई सब इन चीजों से खुश रहे और बस चुपचाप बैठे रहे, स्टेट के अपोज में कुछ भी ना बोले। बेसिस ऑफ देयर सर्विस एंड लॉयल्टी, और उसके बदले में कि भाई तुमको भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे लिए ही तुमको लॉयल रहना, मैं जो करता जा रहा हूँ चुपचाप बैठे रहो, अपनी सर्विस मुझे देते रहो। अकबर अबॉलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज एंड 15। अभी ये जो जजिया टैक्स लगता था, पता ही होगा आप लोगों को कि भाई नॉन जो मुस्लिम्स हैं उन पर जजिया टैक्स लगता था कि भाई वो अगर अपना रिलीजियस पूजा करना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा वरना नहीं जा सकते। तो ये जजिया टैक्स को अकबर ने बंद कर दिया था कि भाई अब मैं सुलह एक कुल की पॉलिसी करा रहा हूँ तो मुझे ये चीज हटानी पड़ेगी। लेकिन औरंगजेब ने बाद में इस चीज को फिर से लगा दिया था। Instructions were sent to officers of the empire to follow the precept of Sulay Kul in administration. Um,
During the reign of later jizya was reimposed on non Muslim subjects, औरंगजेब के काल में। तो एक ये जो पैराग्राफ मैंने ब्लू में है, इस पर कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब काफी सारे चीजें बनवाई मुगलों ने या फिर जिन्होंने भी, लेकिन दूसरे धर्म के लिए मंदिर या फिर ये चीजें बनवाई थी, ऐसा इसमें लिखा है कि भाई सभी बिल्डिंग और मेंटेनेंस जितने भी प्लेस है वर्शिप के उनके लिए दिए थे। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इश्यूड फॉर देयर रिपेयर। भाई लड़ाई के समय जब ये मुसलमान या फिर जो युद्ध मंदिर तोड़ देते थे, उनको बाद में रिपेयर करवाता था शाहजहां और औरंगजेब। जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है मेंशन, मतलब ना इनकी खुद की मेमोरीज में, इनके क्रॉनिकल्स में, ना ही किसी और जगह पर, कहीं पर भी नहीं है। तो इस पैराग्राफ को जो मेंशन है एनसीईआरटी में, जो किसी किसी भी बुक में नहीं, कहीं भी नहीं है एक्चुअली, उस पर आरटीआई एक्ट के थ्रू, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है, जानने का हक जनता का, उस पर एक आरटीआई फाइल की और पूछा कि भाई आपने लिखा है ये। उसने बाद में जब रिप्लाई आया एनसीईआरटी की तरफ से, उसको ट्विटर पर इस इंसान ने फिर दिखाया था कि भाई मैंने मांगा जानकारी लेकिन उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे पास तो कोई जानकारी है ही नहीं। अब ये इस बीच वाले पार्ट को थोड़ा जूम किया है मैंने। श्री शिवांक वर्मा ने ये मांगा था और भेजा था, और तो उसका रिप्लाई आया, यू हैव डियर सर, यू हैव फाइल्ड एन आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर दिस डेटेड 3/9/2020। आपने पूछा था कि रेफर टू सेकंड पैरा ऑफ पेज 234 इन टेक्स्ट बुक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पैरा सेकंड क्लास 12 इन दैट रिकॉर्ड प्लीज प्रोवाइड द सोर्स फ्रॉम विच द एनसीईआरटी कंक्लूडेड दैट। इन्होंने मांगा था सोर्स कि भाई आपने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसका इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो आपने हमसे सोर्स मांगा था इन दो चीजों को लेकर। एक तो ये, इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट्स वर लेटर इश्यूड फॉर देयर रिपेयर एज वी नो फ्रॉम रेन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। अब भाई आपने बोला है कि शाहजहां और औरंगजेब ने ग्रांट्स इश्यू किए थे मंदिर तोड़ने के बाद उनको रिपेयर करवाने के लिए। तो प्लीज आप इसका सोर्स आपको कौन सी बुक से मिला है, मुझे तो मिला नहीं, आप बताएं कहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा, उन मंदिरों की भी इन्होंने अगर दी है शाहजहां औरंगजेब ने, तो उन मंदिरों की जानकारी दें जो औरंगजेब और शाहजहां ने रिपेयर करवाए थे। प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ टेम्पल्स दैट वर रिपेयर्ड बाय औरंगजेब एंड शाहजहां। उन नंबरों की जानकारी भी दें। उसका आंसर है, द आंसर, द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ डिपार्टमेंट। दूसरा, उसमें भी इंफॉर्मेशन हमारे किसी भी डिपार्टमेंट की किसी फाइल में अवेलेबल नहीं है। योर सिंसियरली गौरी श्रीवास्तव। अब एनसीईआरटी ने रिप्लाई तो ये दिया है कि कहीं पर भी हमें इसका सोर्स नहीं मिला है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, अभी इसका सोर्स ही नहीं है तो फिर ये लिखी किस लिए है। मतलब जानबूझकर किसी का रात को सपने में तो नहीं आया होगा, ये जानबूझकर लिखा गया है यहाँ पर, मतलब। तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन आपने क्यों लिखी है यहाँ पर, इसका मोटिव क्या है। जबकि मैंने गूगल सर्च करने की कोशिश की तो ये मुझे मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रूव्स दैट इन सम एरिया many of the mosques in Dargah were built with the material of purposely ruined Hindu monuments। बल्कि जो मंदिर और मॉन्यूमेंट्स तोड़कर उसी जगह पर मॉस्क्यू या दरगाह बनाई गई थी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये चीज प्रूव करते हैं। जैसे सोमनाथ टेम्पल द्वारका, विश्वनाथ टेम्पल मथुरा, एलोरा, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर, पंडरपुर, सीताराम टेम्पल, हम्पी। काफी सारी चीजों के तो एविडेंस होंगे नहीं, वो तोड़ के बस खर्च कर दिए। 7 monuments दैट वर विक्टिम्स टू मुगल डिस्ट्रक्शन वायरली। वैसे तो होता है कि भैया हजारों टेम्पल्स तोड़े थे, और काफी सारे जो बड़े बड़े टेम्पल थे उनकी जगह पर तो उसको ही तोड़कर उसी जगह पर मिल जाता था। और ये आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस कैसे मिलते हैं, तो जो यहाँ का इंडियन स्टाइल है, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, या फिर जो इंडियन स्टाइल है, घंटियां वगैरह मंदिरों में होती हैं, उस मंदिर में जहाँ पर टूटकर मॉस्क्यू बनी है उसके अंदर कहीं भी मूर्ति या कोई घंटी कहीं नहीं होनी चाहिए, अगर वो मॉस्क्यू है या दरगाह है तो। जबकि है, दैट मीन्स यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर किसी दीवार पर या अगर वो चीज है तो इसका मतलब यही है कि ये चीज तोड़कर यहाँ पर मॉस्क्यू या कोई चीज बनाई गई है। तो ये तो एविडेंस है, लेकिन इसका तो कोई सोर्स है नहीं। तो
ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं पढ़ाना चाहिए एनसीईआरटी को पर्पसली। ओके, तो यहाँ पर हम ये ख़त्म करते हैं इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं इसको लेकर या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं।